बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ठीक तरह से आपको समझना है। ये आर्टिकल का मतलब है कि आपने वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं उनको ऐड करके वेक्टर बनाना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करना बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कल भी हमने डिस्कस किए थे कि वो कंपोनेंट, वो हिस्से वेक्टर के जो आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब एक और दूसरे के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, तो उन हिस्सों को, उन पार्ट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये हमारा एडिशन वाला आज मेथड है। सबसे पहले इस फिगर को देखें, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिगर को देखने से पहले कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने दो वेक्टर कंसीडर किए जिनको हमने ए और बी कहा। आपको इधर फिगर में नजर भी आ रहे होंगे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और मैंने इनकी यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी है, वेक्टर नोटेशन नहीं लिखी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये वेक्टर है तो साथ में लिख भी रहा हूँ। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ एम एंड ओ एन। इनको दो लाइनों से जाहिर किया गया, एक को ओ एम से और दूसरे को वेक्टर बी को ओ एन से। फिर वो कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल इज। जरा अगर हम हेड टू टेल रूल लगाते हैं तो दो वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं, जिसमें आपने स्टडी किया था कि पहले एक वेक्टर ए होता है हमारे पास, फिर दूसरा वेक्टर बी होता है। तो हम उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास मेथड क्या होता है कि पहले वेक्टर की जो नीचे आप कह सकते हैं पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाया जाता है। इसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं, जो कि इसके नेम से जाहिर है कि पहले की हेड को लास्ट वेक्टर की टेल से मिलाना। तो इसमें देखें तो अगर हम दोनों को सम करें तो मैं इस वेक्टर बी को उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि हेड टू टेल रूल में होता क्या है कि पहले वेक्टर की जो हमारी टेल होती है उसको दूसरे वेक्टर की, पहले वेक्टर की जो हेड होती है उसको दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाया जाता है। तो ये टेल उठा के यहाँ रख सकता हूँ। तो अब मैंने वेक्टर ए के बिल्कुल साथ अटैच किया वेक्टर बी। अब इस वेक्टर इसमें दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ जो लाइन लगाते हैं उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो अब मैंने देखें पहले वेक्टर की जो आपके पास टेल थी उसको लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ ड्रॉ किया, तो उसको मैंने आर कह दिया सिंपल। तो ये जो आर आपको नजर आ रहा है ये ए प्लस बी इन दोनों वेक्टर का सम है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है। आगे कह रहा है कि नाउ रिजॉल्व वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड आर इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास इस टाइम जहां तक जो हमने बात स्टडी की, हमारे पास तीन वेक्टर का जिक्र हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर। तो अब हमने इन तीनों को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, यही इंपॉर्टेंट हमारा काम है। सबसे पहले देखें आपके पास वेक्टर ए था, ये बना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको रिजॉल्व करने का मेथड ये होता है कि जाहिर है इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई। तो ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि हम यहाँ से क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये देखिए ये जो डायरेक्शन है ये वाई वाली डायरेक्शन है ना, तो इसको ए वाई कहते हैं। और इस पॉइंट को नेम मैंने क्यों दे दिया है, और यहाँ से जो यहाँ तक का यानी कि जो फासला है उसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। तो यहाँ तक आपके पास ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस हमारे वेक्टर ए के दो हिस्से हमने बना लिए हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। इसी तरह हमने फिर रिजॉल्व करना है बी वेक्टर को भी। अब बी वेक्टर हमारा ये वाला था जहाँ हम जो हमने ऐड किया था हेड टू टेल रूल से। अब इसके भी हमने दो हिस्से कर ले, तो इसके फाइनल पोजीशन से एक्स के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया बी वाई, यानी कि वाई के सामने है तो वाई कंपोनेंट होगा। अब इसी तरह अब देखें अब बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इट मींस कि ये जो मैंने लाइन लगाई है हमारा जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी होगा वो यहाँ तक होगा, जो कि वेक्टर बी यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पीछे नहीं है। तो इट मींस कि हमारा जो बी एक्स है हमने उसको नेम दे दिया बी एक्स, और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया और इसको क्यों, ये आपकी मर्जी है। इसको फिर हमने क्या किया, जो हमारा यानी कि वेक्टर ए से हमने वेक्टर बी को ऐड किया था उस पॉइंट को हमने एम का नेम दे रहा है। ठीक है,
और फिर उसके बिल्कुल सामने हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चूंकि ये क्यू आर और एम एस के दरमियान दोनों फासला एक जैसा है और आमने सामने है, और आमने सामने वाले कंपोनेंट सेम होते हैं। ये बी एक्स है तो इसको भी हम बी एक्स कह सकते हैं, सिंपल। फिर हमारे पास लास्ट बारी आ गई रिजल्टेंट वेक्टर आर की, उसको भी हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पी तक, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास देख लें ये जो लाइन आई है इसको हमने क्या कह लिया, ये यहाँ से मतलब कि आर से पी तक का जो फासला है वो आर वाई के इक्वल है, यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दिया, आर वेक्टर आप कह रहे सिंपल। तो इसी तरह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से आर स्टार्ट होता है, ओरिजिन से यहाँ तक जा रहा है, तो मीन कि एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ बिल्कुल इसके सामने से जहाँ तक ये वेक्टर हमारा आर जा रहा था बिल्कुल उसके सामने तक जो वेक्टर होगा वो आर एक्स होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट होगा आर एक्स किस वेक्टर का, वेक्टर आर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था, हर वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। अब रिजॉल्व करने के बाद बिल्कुल काम आसान है, तो रिजॉल्व कैसे करते हैं मैंने बता दिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाना है और वो वाई कंपोनेंट बनता जाएगा, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी जितनी उसकी उसने इनके जगह ली हुई है उसको नेम देके हमने वाई कंपोनेंट ड्रॉ करते जाना है। एक्स कंपोनेंट्स, इन सब के एक्स कंपोनेंट का जिक्र करें तो देखने क्या है, ओ क्यू हमारे पास ए एक्स है, यानी कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह देखें तो अब हमारे पास एम एस लिखा हुआ है, तो ये बी एक्स के इक्वल है। एम एस का मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला किसके इक्वल है, बी एक्स कंपोनेंट की। तो और ये एक और चीज भी है, एम एस को हम क्यू आर के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो ये नीचे उसने यूज भी किया हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास एक्स कंपोनेंट तीसरा वेक्टर जो बचता था आर, उसका हमारा ये आर था, तो आर का एक्स कंपोनेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ था, यानी कि ओ से आर तक, ओ आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट। यहाँ तक हमने सारे कंपोनेंट लिख लिए। अब हम फिगर से ये बात देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ आर है इज इक्वल टू ओ क्यू, नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का सम है, प्लस क्यू आर। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ये यहाँ से ओ से लेके आर तक का फासला है वो किसके इक्वल है, यहाँ से अगर हम ओ से क्यू तक जाएं प्लस क्यू से आर तक जाएं तो दोनों का सम यही लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर, ओ आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला इज इक्वल टू ओ क्यू, सामने क्लियर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। फिर क्यू से आर तक, तो क्यू से आर तक हम चले गए। अब हमने एक बात फिगर में भी देख ली है कि हमारा क्यू आर और एम एस आपस में इक्वल टू ईच अदर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की जगह हमने क्या पुट कर लिया, यहाँ से ये देख सकते हैं आप एम एस पुट कर लिया। तो फिर इनकी वैल्यू मैंने पहले ही ऊपर हमने लिख ली थी, तो उनको पुट करते जाना है। ओ आर यहाँ से यहाँ तक का फासला किसके बराबर है, आर एक्स के बराबर, तो ये आर एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू मतलब कि ओ क्यू से यहाँ तक ए एक्स, तो ये आ गया। फिर इसी तरह एम एस, हमारा जो क्यू आर है वो एम एस के इक्वल है, तो वो बी एक्स कंपोनेंट के बराबर है। तो ये हमने इक्वेशन ए बना ली है। ये हमने तीनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में रिजल्टेंट लिखा है, ठीक है नहीं। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है, अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें तो सारे जितने वेक्टर होते हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम होता है। तो ये इक्वेशन ए मैंने कह दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नीचे मैंने लिख दिया, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ R। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वेक्टर A थे, वेक्टर B था, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को अगर सम करें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो R था उसका एक्स कंपोनेंट होता है। तो ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब हमने बिल्कुल इसी तरह y कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले उसी फिगर में हम देख के लिखेंगे y कंपोनेंट तीनों के कौन कौन से हैं। सबसे पहले ए वाई हम देखेंगे, फिर बी वाई देख लेंगे। ए वाई हमारे पास क्या है, एम क्यू या क्यू एम, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं हमने लिख लिया क्यू एम इज इक्वल टू ए वाई।
फिर एस पी आपको नजर आ रहा होगा कहां पे है, एस से पी, ये कौन सा कंपोनेंट है, बी वाई, वो भी लिख लिया वाई कंपोनेंट हमने। फिर हमने वाई कंपोनेंट लिखना है आखिरी लास्ट रिजल्टेंट का आर वेक्टर का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर वाई कहाँ पे है, आर वाई यहाँ से यहाँ तक का फासला है, तो मतलब कि आर पी इज इक्वल टू आर वाई। तो अब उसी तरह फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह हमने पहले लिखा था, आर पी मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला दो हिस्सों के इक्वल हो सकता है, आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस यहाँ से यहाँ आर से एस प्लस एस से पी अगर करें तो आर पी के ही इक्वल आता है। तो ये वाला लिख लिया। फिर एक और बात, आर एस आपका किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर भी है। तो आप लिखें या ना लिखें तब भी आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ लिख दिया सेंस की फॉर्म में। तो आप वैल्यू पुट करें, आपके पास आर पी यहाँ से यहाँ तक का फासला किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का आर वाई के। तो आर वाई लिख लिया हमने इज इक्वल टू आर एस किसके बराबर है, आर एस यहाँ से यहाँ तक का, या फिर क्यू से एम ए वाई के। अगर ये ए वाई है तो ये भी किसके इक्वल होगा, आमने सामने वाले कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मैंने पहले बताया था। तो ये ए वाई आ जाएगा प्लस एस पी यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है हमारे पास, तो हमने लिख दिया बी वाई, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए हैं, कौन कौन से, और जो हमारा वेक्टर था यानी कि जिसको हम कह सकते थे कि नतीजा देने वाला वेक्टर, ठीक है, नहीं रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसके दोनों कंपोनेंट एक्स बी और वाई की फॉर्म में भी आ गए। अब हमने लिखना है यहाँ पे वही बात जो यहाँ पे आ गई थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि अगर हम वाई कंपोनेंट लें वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी और उन दोनों को सम करें इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ आर, तो वो किसके इक्वल आएंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर के इक्वल आएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की बात मुकम्मल होगी। हम एक और बात जानते हैं कि अगर हम आई जे के अगर हमारे पास स्पेस हो तो हम तीन वेक्टर यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, तीन कोऑर्डिनेट के लिए। टू डायमेंशनल हमारे पास स्पेस हो जिसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन हो, तो उसमें हम कौन से यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर आई और जे। हमारे पास ये कौन सा आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये टू डायमेंशनल है, ठीक है नहीं, तो इसको हम टू डायमेंशनल प्लेन लेंगे, ठीक है नहीं, इसमें हम आई और जे यूज करते हैं। तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है या कोई भी वेक्टर हमारे पास वो उसके x कंपोनेंट इनटू y प्लस y कंपोनेंट इनटू j के इक्वल होता है। अब हमने देखें, आपको पता है कि rx की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है और ry की भी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इट मींस कि ये मैंने a दिया था इसको आप 1 कह लें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग इन 3, इसको मैंने 3 का मान दिया, इसमें यूज करेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू rx की जगह वो वाली x कंपोनेंट आ जाएंगे ax प्लस bx इनटू i प्लस, अब हमने ry की जगह यूज करने हैं तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो ये चूंकि केस ऑफ i j होता है तो इसमें हम ay प्लस by इनटू j यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ तक था कि आपके पास अगर i j के या i j की फॉर्म में हो तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर का x कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर i प्लस वेक्टर का y कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर j, इस फॉर्म में लिख लिए। अब आपके पास ये r जो है ये वेक्टर फॉर्म में है ना, अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेनी हो तो ये हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ, स्टडी किया था हमने जब ये चैप्टर के पिछले आर्टिकल में। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, ये जनरल फार्मूला है, ये आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड लेने का फार्मूला है और ये आपने पढ़ा भी हुआ है, वो लिखें। फिर सो पुट द वैल्यू और x और y की वैल्यू आपके पास ये, या आप कह सकते हैं ये वाली सेम ही है, कोई इनमें फर्क नहीं है। तो यही वैल्यू आप इधर पुट करते जाएंगे ax प्लस bx, rx की जगह तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस ay प्लस by का होल स्क्वायर ry की जगह, ठीक है, अंडर रूट होल के ऊपर आएगा। और फिर यहाँ तक ये होता है कि अगर जब भी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट इस आर्टिकल का हिस्सा है जिसमें हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, अगर
एक भी हमने कल स्टडी किया था कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। डायरेक्शन है जो हमें वो tan थीटा से लेते हैं। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, हमने कल भी स्टडी किया था कि y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर r के y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट तो इज इक्वल टू थीटा अगर रहने देंगे tan को तो लेके जाके इन्वर्स कर लेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास r y की जगह ये वैल्यू जो हमने y कंपोनेंट कैलकुलेट किए थे और इसी तरह r x की जगह जो हमने x कंपोनेंट कैलकुलेट किए थे तो उन दोनों को पुट करेंगे तो tan जाके इधर इन्वर्स हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 5 है आपको ये डायरेक्शन देती है r वेक्टर की, हमेशा याद रखना है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने इस आर्टिकल की जर्नल फॉर्म बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर हमने कितने लिए थे, यहाँ पे a और b सिर्फ 2 वेक्टर कंसीडर किए थे। अब हम मोर देन 2 वेक्टर लेके हम इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे हम कुछ पॉइंट लिखेंगे जो आपने हमेशा याद रखने। तो इस आर्टिकल का ये आप पहला हिस्सा समझ लें कि ये मुकम्मल हुआ है। अभी जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे उसका हमने जर्नल उसको बनाना है। यहाँ हमने 2 वेक्टर लिए थे, वेक्टर a और वेक्टर b। अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d अप टू सो ऑन, इससे और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वही बात कि आप जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो जो आपने जनरल फार्मूला पढ़ा है कि r x का स्क्वायर प्लस r y का स्क्वायर, तो इसमें आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे मैं बता देता हूँ कि जो x कंपोनेंट है सारे वेक्टर की कौन सा ax प्लस bx प्लस cx अप टू सो ऑन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह जो आपके पास y कंपोनेंट्स हैं और y की जगह तो प्लस इनटू यहाँ पे ay प्लस by प्लस cy प्लस अप टू सो ऑन जितने भी वेक्टर होंगे उनका स्केल। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स हों तो आप जनरल फॉर्म में आप लिखेंगे ये होल अंडर रूट है, ठीक है, पूरे के ऊपर। तो अगर इन्हीं की हमने डायरेक्शन लेनी हो तो डायरेक्शन में ही जो आपने मेथड पढ़ा था कि आपके पास जो थीटा होता है वो होता है tan इनवर्स r y ओवर r x। तो मतलब कि y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो ये डायरेक्शन के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और y की जगह ये सारे y कंपोनेंट ay प्लस by प्लस cy प्लस अप टू सो ऑन जितने भी वेक्टर आपके पास हों वो वाले डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट इनके वाले ax प्लस bx प्लस cx प्लस अप टू सो ऑन। तो ये था आपके पास डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये जब आप डायरेक्शन वेक्टर की कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं, जब मैग्नीट्यूड और ये जनरल फॉर्म है जब आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे। तो जो हमारा आर्टिकल था वो मैंने बता दिया क्या हमने करना है कि वेक्टर एडिशन करनी है बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर लेने हैं ए बी, उन दोनों को सम करना है तो हमारे पास एक और वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। इन तीनों के हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है और फिर उन्हीं को आगे लेके चलना है। फिर एक्स कंपोनेंट अलग करने हैं, वाई अलग करने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये कंप्लीट हुआ।